हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैसीय अवस्था चैप्टर को। तो 11वीं कक्षा के अंदर 11वीं क्लास के अंदर आपको पता है कि गैसीय अवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले आप मोल संकल्पना को पढ़ते हैं, उसके बाद में आप परमाणु संरचना पे आते हैं, और परमाणु संरचना के बाद में जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है वो गैसीय अवस्था होता है। ठीक है, अब देखिए आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। अब आज की तारीख में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक निकल गई है, या प्लाज्मा अलग से अवस्था निकल गई है, जिनकी हम बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हम मूलभूत रूप से जो 3 अवस्थाएं हैं उनके आधार पर ही हम गैसीय अवस्था को हम परिभाषित करेंगे। ठीक है तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं जो आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो 11वीं कक्षा में आपको डिटेल में पढ़ना है, विस्तृत में पढ़ना है, वो है आपको गैसीय अवस्था पढ़ना है। द्रव अवस्था और ठोस अवस्था जो है ये आपको बच्चों 12वीं कक्षा के अंदर डिटेल में पढ़ना होता है। 12वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है ठोस अवस्था। दूसरा चैप्टर जो होता है वो सॉल्यूशन नाम से, विलियन नाम से है, जिसमें आपको द्रव अवस्था के अंदर मतलब कि विस्तृत में आपको व्याख्या मिल जाएगी। तो 11वीं कक्षा के अंदर हम गैसीय अवस्था स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों गैसीय अवस्था के अंदर भी हमको 2 प्रकार के भाग पढ़ने हैं। गैसीय अवस्था में भी 2 प्रकार की गैसें होती हैं प्रकृति के अंदर, एक आदर्श गैस और एक वास्तविक गैस। इन दोनों के बारे में अध्ययन करना होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे हम जो टारगेट लेकर के चलेंगे वो पहले आदर्श गैस का लेकर के चलेंगे, और आदर्श गैस जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम वास्तविक गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी 1-2 बातें कर लेते हैं और कि यार गैसीय अवस्था का मतलब क्या। तो आपने पढ़ रखा है जिसमें अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कमजोर प्रकृति का होता है ठोसों और द्रवों की तुलना में। ठीक है, ठोसों और द्रव में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो गैसीय अवस्था की तुलना में बहुत ही मजबूत प्रकृति का होता है। साथ ही साथ गैसीय अवस्था के अंदर अंतराण्विक आकर्षण दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अवयवी कणों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है। तो मूलभूत रूप से ये तो गैसीय अवस्था की परिभाषा हो गई आणविक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अब इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है तो मैं आपको बताता हूं। गैसीय अवस्था को हमको 2 भागों में पढ़ना है। पहला गैसीय अवस्था के अंदर हमको पढ़ना होता है आदर्श गैस के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा इस चैप्टर के अंदर मुख्य उद्देश्य होगा इसको कवर करना, इसको हमको पूरा कवर करना है। ठीक है, और दूसरा यहां पे होता है भाग वास्तविक गैस। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अलग से इसको रियल गैस नाम से इसको डील किया जाता है। इसके साथ में हम चीजों को देखेंगे, ये अलग से पढ़ा जाएगा। वास्तविक गैस एक अलग चैप्टर है। ठीक है, मुख्य रूप से इस भाग में हमको आदर्श गैसों के बारे में पढ़ना है। चलिए, यहां पे जाने से पहले हम थोड़ा सा दोनों में एक आधारभूत अंतर देख लेते हैं, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि यार आदर्श गैस पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से आदर्श गैस क्या है। ठीक है, देखिए बहुत सामान्य सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो आप कोशिश करते हैं, या आपका टीचर आदर्श होता है, या आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को आदर्श मानते हैं, या हो सकता है कोई नेता आपके लिए आदर्श हो, या हो सकता है कोई टीवी का सीरियल का जो एक्टर है, हीरो हीरोइन है, जो भी, वो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। या किसी के लिए महापुरुष जो होते हैं, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये लोग उनके लिए आदर्श का काम कर सकते हैं। तो आदर्श का मतलब ये होता है कि यार मेरा अगर कोई आदर्श है तो इसका मतलब मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं, लेकिन क्या प्रायोगिक रूप से मैं पूरी तरह से उसकी तरह बन सकता हूं? नहीं। तो आदर्श का मतलब ये है जो वास्तविकता में कभी संभव है ही नहीं। 100% हम आदर्श अवस्था को प्राप्त कर ले, ये प्रकृति में कभी भी संभव नहीं है। तो आदर्श गैस का मतलब ही ये होता है जो प्रकृति के अंदर वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं है। और प्रकृति के अंदर हम जितने भी गैसेस देख रहे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, हम जो इनहेल कर रहे हैं, हम जो सांस लेते हैं, या बाहर जो निकालते हैं CO2 गैस, सांस लेते हैं ऑक्सीजन और निकालते हैं CO2। तो प्रकृति के अंदर जितनी भी गैसेस उपलब्ध हैं, जितनी भी गैस उपलब्ध हैं, वो सारी की सारी वास्तविक गैसों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। और आदर्श गैस जो होती है वो प्रकृति में वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आदर्श का मतलब ये है कि एक बहुत ही काल्पनिक संकल्पना जो कि वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है।
ये तो हो गई आदर्श गैस को समझने की बात। इसके बाद में आदर्श गैस को अगर तकनीकी रूप से परिभाषित किया जाए तो आदर्श गैस का मतलब ये होता है कि वे गैसें जो गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती हैं। ठीक है, तो जितनी भी आदर्श गैसें होती हैं वो सभी PV बराबर nRT का पालन करती हैं। अब ये क्या है और कहां से आया, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना है। अब भी मुख्य रूप से पहली बात यह है जो कि आपको समझनी है कि आदर्श गैसेस वो हैं जो कि तकनीकी रूप से इस गैस समीकरण का पालन करेंगी। इसका मतलब वास्तविक गैसेस वो हो जाएंगी जो कि इस गैस समीकरण का पालन नहीं करेंगी। तो हम लिख लेंगे गैस समीकरण का पालन करती है, का पालन करती हैं। ठीक है, और वास्तविक गैसेस कौन होंगी, जो कि गैस समीकरण का पालन नहीं करती, गैस समीकरण का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये तो मुख्य अंतर है दोनों में। अब यहां हमें देखना होगा गैस समीकरण की बात करेंगे। गैस समीकरण कहां से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, PV बराबर nRT जो लिखा है उसमें P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है और T क्या है। तो आपको तकनीकी रूप से यही ध्यान रखना है कि गैस समीकरण का जो भी गैसें पालन करती हैं वो आदर्श गैसें कहलाती हैं और जो पालन नहीं करती उनको वास्तविक गैस कहते हैं। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस गैस समीकरण का पूरी तरह से 100% पालन जो है वो कोई भी गैस नहीं कर पाती। इसीलिए जो भी गैसें होती हैं जो कि इसका पालन करेंगे उनको हम आदर्श गैस बोलते हैं और वास्तविक रूप से ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम सारी चीजों को एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे P क्या है, तो P यहाँ पे होता है गैस का दाब, गैस का दाब। ठीक है, जो भी गैस, आप जिस भी गैस के बारे में बात कर रहे हैं उस गैस का दाब। ठीक है, V क्या है, तो V का मतलब होता है गैस का आयतन। जो भी गैस आपने आदर्श गैस के रूप में मान रखी है उस गैस के आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं, गैस का आयतन। ठीक है, N की बात करें तो N क्या है, N मतलब कि गैस के मोल, गैस के मोल। ठीक है, R क्या है, तो R एक गैस स्थिरांक है। ठीक है, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट ही किया है इसीलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, विस्तृत चर्चा करेंगे गैस स्थिरांक के बारे में। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पे T क्या है, तो T का मतलब है जिस तापमान पर एक गैस समीकरण के बारे में बात हो रही। तापमान सामान्यतया किसमें होता है, केल्विन में, है ना, और केल्विन में नहीं दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आपको केल्विन में परिवर्तित करना होगा। तो ये है आदर्श गैस के बारे में तकनीकी बात जो कि हमें ध्यान रखनी है। अब फिर अगला प्रश्न ये आता है कि यार ये आदर्श गैस जो है, ये आदर्श गैस समीकरण आई कहां से। देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक बात बोलता हूं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि मुझे पहले उसके लिए वास्तविक गैस को बहुत अच्छे से सिखाना होगा। तो या तो मैं ऐसा कर लूं कि वास्तविक गैस को सिखाने लग जाऊं यहाँ पे और फिर आदर्श गैस के साथ मैं उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पहले आदर्श गैस के बारे में जितनी भी चीजें हैं उनको आप समझ लें, फिर जब वास्तविक गैस पे आएंगे तो वास्तविक गैस के बारे में आप उनको पढ़ लें, फिर हम दोनों की तुलना करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम मुख्य रूप से इस बात पे आते हैं कि PV बराबर nRT क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हमें बात करनी है आदर्श गैस के बारे में और आदर्श गैस के अंदर जो समीकरण है उसकी बात करनी है। चलिए, तो अब हम लिखते हैं अगला बिंदु, आदर्श गैस। ठीक है, चलिए, तो आदर्श गैस किसे हमने बोला, आदर्श गैस बोला वे गैसें जो कि PV बराबर nRT समीकरण का पालन करती है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। P का मतलब गैस का दाब, V का मतलब गैस का आयतन, जितना आयतन गैस ने घेर रखा है,
N का मतलब गैस के मोल, R मतलब कि गैस स्थिरांक, और T मतलब कि जिस तापक्रम पर आप ये गैस समीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक निश्चित तापक्रम होगा जिसको हम सामान्यतः केल्विन में दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम गैस समीकरण के अंदर गैस स्थिरांक को देख लेते हैं। ठीक है, गैस स्थिरांक क्या है? ठीक है, अब देखिए गैस स्थिरांक मतलब कि ये R। अब ये गैस स्थिरांक जो होता है, ये गैस स्थिरांक का मान अलग अलग इकाइयों में अलग अलग होता है। गैस स्थिरांक का मान आपने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इस गैस स्थिरांक का जो इकाई का मान होता है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल भी सुना होगा। और इसी गैस स्थिरांक को आप कैलोरी की इकाई में 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी सुना होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग मान है अलग अलग इकाइयों के हिसाब से। ये मान कहां से आते हैं इसका भी जवाब हमें मिलेगा, लेकिन हम उससे पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं एक दो बातें आपको क्लियर करता हूं। केमिस्ट्री के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसमें पहले तो ज्ञान अर्जित किया जाएगा। ज्ञान मतलब कि यार गैस स्थिरांक क्या होता है, तो उसके पहले हमने मान देख ली। ज्ञान अर्जित करने के बाद में दूसरे चरण में हम देखते हैं कि ये बात आई कहां से, तो वो दूसरे चरण में होता है। और जब ये बात कहां से आई, मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहां से, वो समझ लिया, तो उसके बाद हमको तीसरे चरण में पढ़ना होता है कि इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो वन बाय वन हम चीजों को समझेंगे। इसका मतलब सबसे पहला चरण अभी जो हमारा चल रहा है, आदर्श गैस के अंदर बोलो चाहे गैस समीकरण के अंदर बोलो, किसी भी अवस्था में हमारा जो अभी पहला चरण चल रहा है वो कौन सा है? ज्ञान अर्जित करने का। हम चीजों के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। जब सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी तो फिर हम उस पर जाएंगे कि किस प्रकार से ये समीकरण हमको मिलती है। चलिए, तो यार ये इस तरह से ये समीकरण हमको मिल रही है। अब देखिए, अब इस समीकरण अब मैं इस बात पे आ रहा हूं कि यार ये समीकरण आया कहां से। मैंने बोला ना कि यार सूचना तो हमको मिल गई, चलिए कि आदर्श गैस इस तरह की समीकरण का पालन करती है, सूचना हमको मिल गई। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये समीकरण आई कहां से। मैंने बोला पहला चरण पूरा हो गया, तो अब दूसरे चरण पे आएंगे। तो चलिए, ये समीकरण कहां से आई? ठीक है, इस समीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में पढ़ना होता है। जैसा कि प्रथम नियम है बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम। अब ये बॉयल का नियम क्या है? ठीक है, बॉयल एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बोल रखी हैं आदर्श गैस के लिए। ठीक है, तो बॉयल का नियम हम देखते हैं। ठीक है, बॉयल का नियम क्या है? तो देखिए, बॉयल ने ये बोला कि अगर आप इस पूरी समीकरण में किसी भी गैस के ये जो मोल है, इसको आप क्या बोलते हैं? गैस के मोल। तो गैस के मोल मतलब कि मोल एक तरह से मात्रा को अभिव्यक्त करता है। तो उस गैस के मोल या मात्रा को अगर आप निश्चित कर दें, ये बदलना नहीं चाहिए, स्थिर हो, ये तो अपने आप में गैस स्थिरांक है, इसका मान भी फिक्स रहेगा। और यहां पे ये है वो तापमान है। ठीक है भैया, तापमान। तो बॉयल का कहना यह था कि निश्चित ताप मतलब कि ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, गैस स्थिरांक जो कि फिक्स है, निश्चित है, और निश्चित मात्रा है गैस की। तो गैस की एक निश्चित मात्रा को जब निश्चित तापमान पर देखा जाएगा तो हमेशा उसका दाब जो होगा वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा को लिया जाएगा तो उस गैस का दाब हमेशा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, इसको ऐसा समझिए, महसूस करते हैं इसको। ठीक है, किस तरह से? देखिए, मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर मैंने यहां पे गैस भर रखी है, चलिए, और मैंने यहां पे पिस्टन लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब मैं यहां से ऊपर दाब लगाऊंगा, चलिए पहले P दाब था, चलिए मैंने P दाब को मैंने बढ़ा दिया, यहां पे पहले P1 दाब था। ठीक है, चलिए अब मैंने इस दाब को बढ़ाया, तो दाब को बढ़ा करके मैंने P2 कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है,
तो मैंने इस पूरी कंडीशन में तापमान निश्चित रखा है और यहां पे मैंने गैसों की जो भी मात्रा ले रखी है एन को मैंने निश्चित रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब यहां क्या देखते हैं कि तापमान और एन को निश्चित रखने के बाद में अगर मान लो आपने प्रारंभ में P दाब ले रखा है, P1 दाब, और आपने इस दाब को बढ़ा करके P2 कर दिया, आपने ऊपर से दाब लगाया तो P2 कर दिया, मतलब कि P2 का मान P1 से ज्यादा है क्योंकि दाब आपने बढ़ा दिया। तो अब दाब बढ़ाने पे क्या होगा, आप जैसे ऊपर से दाब लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब पहले जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम V1 और अब जो वॉल्यूम नया बन चुका है V2। तो देखिए पहले V1 ज्यादा था और V2 अब क्या नया वाला कम हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, V2 जो है वो V1 से कम हो चुका है। इसका मतलब आपने दाब बढ़ा दिया, P2 ज्यादा है और V2 कम है। तो P2 मतलब कि प्रेशर जब ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इस चित्र के द्वारा इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही बॉयल का नियम है क्या, कि जब भी तापमान और गैस की मात्रा को निश्चित रखा जाएगा तो उस परिस्थिति में किसी पिस्टन पर आप जितना दाब लगा, मतलब कि पिस्टन द्वारा उस गैस पर आप जितना दाब अधिक बढ़ाएंगे उतना ही उसका आयतन जो है वो कम होता जाएगा। तो देखिए पहले आयतन V1 था, अब वो कम होकर के V2 हो गया। कब, जब आपने दाब लगाया, तो दाब आपने बढ़ा दिया, मतलब कि आपने दाब P2 लगाया, पहले P1 था और P1 के बाद में आपने P2 लगाया, मतलब कि आपने दाब बढ़ाया, दाब लगाया इस पे तो आयतन V2 हो गया, आयतन कम हो गया। तो दाब अधिक होने पर आयतन का कम होना, तो दाब अधिक हो गया तो आयतन कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ में व्युत्क्रमानुपाती, इसको व्युत्क्रमानुपाती संबंध बोलते हैं। दाब और आयतन के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है कब, जब तापमान और आयतन को तापमान और गैस के मात्रक को आप निश्चित कर दें। तो ये बॉयल का नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे आधारित जो प्रश्न है वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं और एडवांस लेवल तक इसके कैसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, अलग अलग एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, ठीक है। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, P व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, V के। ठीक है, कब, जब ताप और गैस की मात्रा को निश्चित रखा जाए। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे क्लियर हो गया। चलिए बॉयल का नियम। अब आते हैं चार्ल्स के नियम पे। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं कि PV बराबर nRT जो आया, ये गैस समीकरण कहां से निकल करके आया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के अपने प्रायोगिक निष्कर्ष दिए, उन सभी निष्कर्षों को मिला करके इस गैस समीकरण को प्राप्त किया जाता है। तो एक वैज्ञानिक तो बॉयल थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए अब आते हैं चार्ल्स के नियम पे। चार्ल्स ने बोला कि किसी निश्चित दाब पर, किसी निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा किसी निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके तापक्रम के समानुपाती होता है। तापक्रम के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं ये कैसे आता है। तो देखिए, किसी निश्चित दाब पर, तो किसी निश्चित दाब मतलब कि आपने दाब को निश्चित कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी गैस की निश्चित मात्रा, तो ये मात्रा जो है इसको भी आपने निश्चित कर दिया। मात्रा मतलब कि मोल, इसको आपने निश्चित कर दिया और दाब को आपने निश्चित कर दिया। और ये तो एक स्थिरांक है, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो ये गैस स्थिरांक है जिसका मान क्या होता है बच्चों, निश्चित।
तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो कि निश्चित हो गई। इसका मतलब क्या बच गया, आयतन बच गया और ताप बच गया। तो आयतन सीधे सीधे किसके समानुपाती हो जाएगा, तापक्रम के समानुपाती हो जाएगा। मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं वॉल्यूम, आयतन सीधा समानुपाती हो जाएगा ताप के। कब, जब आपने दाब और उस गैस की मात्रा को निश्चित कर दिया। ठीक है, ये समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो सीधा सा हिसाब किताब है। देखो बच्चों, आपने किसी निश्चित दाब पर किसी गैस को, अगर दाब आपने निश्चित रख दिया और गैस का अगर आपने तापमान बढ़ाया, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ गैस जो होगी वो अधिक आयतन, अधिक स्थान घेरती है, और जितना अधिक स्थान घेरती है उतना ही उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ जाएगा। मतलब कि ताप अगर बढ़ता है तो आयतन यहाँ पे निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। या मान लीजिए आप ताप अगर आप घटा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आयतन भी घटेगा। तो ये सीधा सीधा समानुपाती। ताप बढ़ाते ही ज्यादा स्थान घेरती है गैस के अणु, तो उसका आयतन निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका चार्ल्स का नियम। तो इसका मतलब चार्ल्स का नियम V समानुपाती T हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं हम अगले नियम पे। हमने दो नियम पढ़ लिए, एक तो बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कब लगता है, जब ताप और मात्रा जो है वो निश्चित हो जाए, तो दाब जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम कब लगता है, जब दाब और मात्रा ये निश्चित हो। चलिए ये भी पढ़ लिया हमने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आते हैं गैलुसेक के नियम पे। ठीक है, अब गैलुसेक के नियम में देखिए, एक बार हमने ताप को नियत किया मात्रा के साथ, एक बार हमने दाब को नियत किया मात्रा के साथ। अब तीसरा क्या बच गया, तीसरा बच गया आयतन। दाब नियत हो चुका है चार्ल्स में, ताप नियत हो चुका है बॉयल में, तो अब बच गया आयतन। आयतन को हम नियत करते हैं किसमें, गैलुसेक के अंदर। तो यहां पे निश्चित आयतन की बात की जाती है। तो निश्चित आयतन पर किसी गैस के, निश्चित आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा ठीक है, निश्चित आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो ऐसा होगा तो ये गैलुसेक क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बनता है। तो देखिए, निश्चित आयतन पर मतलब कि मैंने इसको निश्चित कर दिया, ये अब बदलना नहीं चाहिए, फिक्स हो गया ये। ठीक है, किसी गैस की निश्चित मात्रा, इसका मतलब n भी क्या हो गया, ये भी निश्चित, ये भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, r तो एक स्थिरांक है, तो स्थिरांक तो कभी बदलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे दो बातें रह गई, कौन कौन सी, एक तो यहाँ पे रह गया P और दूसरा यहाँ पे रह गया T। तो इसका मतलब P और T एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती। क्यों, क्योंकि ये निश्चित हो गया, ये निश्चित हो गया, ये निश्चित हो गया, और P और T एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। मतलब कि ऐसी परिस्थिति में क्या लिखेंगे हम, तो निश्चित आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के द्वारा लगाया गया दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। चलिए, इसका मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे कि लगाया गया दाब, मतलब कि P सीधा समानुपाती हो जाएगा T के, क्योंकि V, N और R ये तीनों क्या हैं, स्थिर। तो P जो होगा वो T के सीधा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया समानुपाती ताप के, दाब। तो देखिए बॉयल का नियम निश्चित ताप और निश्चित मात्रा पे था, जिसमें दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। चार्ल्स का नियम आयतन जो है वो ताप के समानुपाती हो जाएगा, तब चार्ल्स का नियम होगा, उसमें दाब और मात्रा क्या होगी, निश्चित। यहाँ पे गैलुसेक में हमने क्या लिखा है, गैलुसेक में हमने लिखा है कि दाब जो है वो ताप के समानुपाती है। चलिए, दाब जो है वो ताप के समानुपाती है, और ये कब लगता है, जब परिस्थिति क्या होती है, गैलुसेक का नियम। और ये किस परिस्थिति में लग रहा है, जब आयतन
और मात्रा ये निश्चित हो। चलिए यार बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बॉयल में ताप नियत हो गया, चार्ल्स में दाब नियत हो गया, गैलुसेक में आयतन नियत हो गया, मात्रा एन 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 ये तो तीनों में निश्चित ही थी। तो एक बार ताप, एक बार दाब, एक बार आयतन, ये हमने निश्चित करके अलग अलग 3 नियमों के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान होने चाहिए। इसके बाद में ये तीनों नियम आने के बाद में एक नियम और है, आवोगाद्रो का नियम। तो ये 4 नियम मिल जाएंगे जब, तो आपको अंत में ये समीकरण का जो उत्पत्ति है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये था आपका गैलुसेक का नियम। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे आवोगाद्रो नियम की। ठीक है, अब आवोगाद्रो नियम क्या बोलता है? ठीक है, देखो बहुत सामान्य सी बात है कि ये समझिए आप, बॉयल ने क्या किया, ताप को नियत कर दिया, चार्ल्स ने क्या किया, दाब को नियत कर दिया, और गैलुसेक ने क्या किया, आयतन को नियत कर दिया। मात्रा तो तीनों में क्या थी, निश्चित। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये दाब को भी नियत करेंगे और ताप को भी नियत करेंगे। ये मतलब कि निश्चित ताप एवं दाब पर, तो निश्चित ताप और दाब पर ये बात कर रहे हैं। तो अगर दाब निश्चित गैस का, ताप भी आपने क्या कर लिया, निश्चित कर लिया गैस का, तो अब सीधी सी बात है ये तो एक स्थिरांक है, ये तो निश्चित ही रहेगा, ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, जिन परिस्थितियों में हम बात कर रहे हैं उन परिस्थितियों में तो ये बदल नहीं सकता। इसका मतलब आयतन जो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, मोलों की संख्या के। तो निश्चित ताप एवं दाब पर गैस के मोलों की संख्या उसके आयतन के समानुपाती होती है। आयतन के समानुपाती होती है। इसका मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि V समानुपाती है किसके, N के, T नहीं, V समानुपाती है N के, तो V समानुपाती N हो जाएगा। ये नियम कब लगेगा, जब दाब और ताप क्या होंगे, समान। इसका मतलब देखिए हमारे पास ये चौथा नियम निकल करके आ गया जिसमें आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती है, और किस परिस्थिति में, दाब और ताप निश्चित होने पर। चलिए दाब और ताप निश्चित। चलिए अब देखिए 4 नियम हमारे पास आ गए। अब इन चारों नियम को आप सम्मिलित करेंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, और आपका ये आ जाएगा आवोगाद्रो का नियम। तो ये चारों नियम मिल करके आपको गैस समीकरण देते हैं। ठीक है, तो गैस समीकरण कहां से आता है, इन 4 नियम से आता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर आपने तो ये चारों नियम जो समझाए हैं वो पहले गैस समीकरण को लिखा उसके बाद में समझाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, समझाने के लिए ये गैस समीकरण यहाँ पे लिखा गया है और उस गैस समीकरण को लिखने के बाद में ये नियम समझाए गए हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जब इन लोगों ने अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने ताप और निश्चित मात्रा रख करके जो समीकरण दी वो ये दी। तो प्रायोगिक रूप से पहले जो देखा गया था वो समीकरण ये था। चार्ल्स द्वारा निश्चित दाब और निश्चित मात्रा पर जो देखा गया गैसों के बीच में व्यवहार, वो कुछ इस तरह का व्यवहार था कि आयतन जो है वो ताप के समानुपाती हो गया। इसी प्रकार से गैलुसेक ने जब अपने प्रयोग किए तो उसमें गैलुसेक ने देखा कि जब गैस का आयतन और मात्रा को निश्चित कर दिया तो उसने गैस का व्यवहार क्या देखा, गैस का जो दाब था वो उस पर लगाए गए ताप के सीधे समानुपाती होते, ये उस गैस का व्यवहार प्रदर्शित हुआ। फिर इसी प्रकार से आवोगाद्रो ने क्या देखा कि निश्चित दाब और ताप पर जो आयतन होता है वो गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो पहले ये प्रायोगिक रूप से 4 नियम निकल करके आए, 4 नियम पहले थे और इन चारों नियमों को जब मिलाया गया तो हमें समीकरण ये प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस समीकरण की उत्पत्ति हुई और ये चारों नियम जब किसी गैस द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, पालन किए जाएं,
तो सीधी सी बात है, इसका मतलब वो गैस जो होगी वो इस समीकरण का भी पालन करेगी, और जब इस समीकरण का पालन करेगी तो निश्चित तौर पर वो गैस क्या कहलाएगी, वो गैस कहलाएगी आदर्श गैस। तो ध्यान रहे, ये समीकरण समझाने के लिए मैंने पहले समीकरण लिखी और फिर मैंने आपको नियम समझाया, लेकिन वास्तविक रूप से जब प्रयोग किए गए अलग अलग परिस्थितियों में, तो अलग अलग परिस्थितियों में जो वैज्ञानिकों द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं, उन निष्कर्षों को मिलाने से हमको मिलती है आदर्श गैस समीकरण, और इस समीकरण को पालन करने वाली गैस का नाम ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस। तो इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी गैस आदर्श रूप से अस्तित्व में कभी भी नहीं होती, क्योंकि जितनी भी गैसें यहाँ पे अस्तित्व में है वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक गैसें। तो आदर्श गैस का मतलब बच्चों क्या होता है, एक काल्पनिक गैस जिसके बारे में हम एक कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता कितनी है ये हम नहीं जानते। क्योंकि आप जितनी भी प्रकृति में गैसें देखते हैं वो सारी गैसें किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, वास्तविक गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्या इस समीकरण को पालन करेंगी, हाँ हो सकता है कुछ परिस्थितियों में इस समीकरण का पालन करें वास्तविक गैसें, लेकिन हर परिस्थिति में इस समीकरण का पालन वास्तविक गैसें नहीं कर सकती। ठीक है, इसका मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी गैसें उपस्थित हैं वो वास्तविक गैसें होती हैं, न कि आदर्श गैसें। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं, फिर से पहले बिंदु पे आते हैं। पहला क्या है, बॉयल का नियम, क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि आदर्श गैस क्या होती है। तो आदर्श गैस क्या होती है ये समझने के लिए हमें हर एक नियम को, मतलब कि पहले मैंने बॉयल का नियम पढ़ाया, फिर मैंने चार्ल्स बताया, फिर गैलोसेक बताया, फिर आवोगाड्रो बताया। ठीक है, तो आपको हर एक नियम को विस्तृत में समझना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला नियम हम देखते हैं। सबसे प्रथम नियम बच्चों क्या है, तो सबसे प्रथम नियम आपका होता है बॉयल का नियम। तो चलिए बॉयल का नियम, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बॉयल का नियम क्या होता है, ठीक है, तो देखिए वही बात जो हमने पहले पढ़ रखी थी। बॉयल का नियम जो होता है वो निश्चित ताप और गैस की निश्चित मात्रा के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आपने ताप को और गैस की मात्रा को, मतलब कि एन को, चलिए एन को आपने एन को स्थिर कर दिया। चलिए बदल देते हैं इन सारी चीजों को। तो आपने इस एन को आपने स्थिर कर दिया और बॉयल के हिसाब से ताप को भी स्थिर कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। और ये तो आपका स्थिरांक होता ही है, स्थिरांक मतलब कि निश्चित ही होता है ये। तो इस परिस्थिति में हमने क्या पढ़ा था, पीवी, ये स्थिर हो गया, ये स्थिर हो गया, ये स्थिर हो गया, मतलब कि मैं पीवी बराबर स्थिरांक लिख सकता हूं, क्योंकि तीनों ही निश्चित है, स्थिर है। मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं ये समीकरण, ये जो नियम था वो दिया गया एक निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए। तो एक निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए उस गैस का दाब आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध प्रदर्शित करता है। चलिए एक बार इस स्टेटमेंट को हम फिर से पढ़ लेते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए उस गैस का दाब, चलिए बहुत अच्छी बात है, गैस का दाब आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब कि ये स्थिर है, ये स्थिर है और ताप हमने स्थिर कर दिया, मात्रा भी स्थिर। मतलब कि मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं पीवी बराबर स्थिरांक, और यहां से आप लिख सकते हैं P बराबर स्थिरांक बटा V, और यहां आप लिख सकते हैं P इज इनवर्सली, है ना, मतलब कि P व्युत्क्रमानुपाती है किसके,
वी के। तो इसका मतलब पी वी के व्युत्क्रमानुपाती कब? जब गैस की मात्रा और ताप को आप निश्चित कर दें। ठीक है, तो ये संबंध बोयल के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आपको चीजें तो मैंने समझाई थी। क्या समझाई थी? जैसे आप मान लो आपने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर आपने एक गैस भर रखी है। ठीक है, इस गैस का दाब आपने मान लीजिए पी ले रखा है। ठीक है, और अभी इसका जो आयतन है, इस गैस का आयतन वो वी है। मान लेते हैं ये P1 है और ये V1 है, अभी जो प्रारंभ में आपने ले रखा है। ठीक है, अब आपने ऊपर से आपने इस गैस पर दाब लगाना प्रारंभ किया और दाब लगा करके आपने दाब P1 की जगह आपने बढ़ा दिया और दाब आपने कर दिया, दाब आपने P2 कर दिया। ठीक है, अब जैसे आप दाब लगाएंगे इस पे तो सीधी सी बात है कि ये जो तल है गैस का, वो तल अब यहां ना रह करके, क्योंकि इस पर दाब लग रहा है, दाब लगेगा तो निश्चित तौर पर जहां पे दाब होगा वहां पे बल भी होगा, तो ये तल अब नीचे की तरफ विस्थापित हो जाएगा, मतलब कि तल यहां कहीं आ जाएगा, यहां कहीं। जब ये तल यहां आएगा तो अब इसका आयतन कुछ V2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने दाब P2 रखा तो अब आयतन V2 हो गया, और ये दाब जो था, ये P2 दाब, ये P2 दाब जो था वो दाब बढ़ा दिया। पहले P1 था, अब P2 दाब लगा करके मैंने दाब को बढ़ा दिया, मतलब कि दाब बढ़ाया मैंने। तो अब देखिए आयतन V2, पहले आयतन कितना था? पहले आयतन V1 था जो कि ज्यादा था, और अब आयतन V2 हो गया, मतलब कि कम हो गया। तो दाब बढ़ाने पर आयतन में क्या आ गई? कमी आ गई। तो इसका मतलब V2 जो होगा वो यहाँ पे V1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ये संबंध को प्रदर्शित करेगा। इस संबंध का मतलब ये होता है कि अगर आपने आयतन बढ़ाया तो दाब कम हो जाएगा, या आपने मान लीजिए दाब को बढ़ाया तो आयतन कम हो जाना चाहिए। तो वही काम हमने यहाँ पे देखा है कि आपने दूसरा P2 जो है वो आपने बढ़ा दिया, P2 आपने बढ़ा दिया, तो P2 बढ़ाने के बाद में जो आयतन V2 था वो V2 क्या हो गया? वो कम हो गया। तो इस प्रकार से इस संबंध को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये संबंध दिखाएगा जो भी गैस वो बॉयल नियम का पालन कर रही है, और बॉयल नियम का पालन कर रही है मतलब निश्चित तौर पर वह गैस किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगी? आदर्श गैस की तरह। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि बॉयल का जो नियम हमने पढ़ा था, जिसका स्टेटमेंट हमने देखा था, ये क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था कि निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा जो होगी उसमें लगने वाला दाब जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती संबंध में रहता है। तो हमें यही बात को बच्चों अलग अलग ग्राफ के अंदर देखना है, अलग अलग प्रकार के ग्राफ होंगे उसमें हमको देखना है, और किस प्रकार से ग्राफ हमारे बोर्ड लेवल से लेकर के मेंस, और मेंस से लेकर के आगे एडवांस लेवल तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए जैसा कि आपको संबंध तो पता ही है क्या होता है, तो PV बराबर स्थिरांक। चलिए ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और इस पे हमने विस्तृत में चर्चा भी कर रखी है। अब इस संबंध को मैं ये भी लिख सकता हूं, P बराबर स्थिरांक बटा V। तो ये हमारे पास एक सूत्र के रूप में आ चुका है। चलिए, तो ये आपका बॉयल के नियम का प्रस्तुत करने का एक तरीका हो गया। चलिए, अब इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला ग्राफ क्या होगा, तो चलिए ग्राफ में यहां से बनाना प्रारंभ करता हूं। देखिए बच्चों, जब भी इस सूत्र को देखेंगे तो इस सूत्र का मतलब ये हुआ कि P जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती संबंध में रहता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं P बराबर स्थिरांक बटा V है। इसका मतलब P जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती संबंध में रहता है। और जब भी इस प्रकार का संबंध आपको कहीं पे दिखता है तो इसका गणितीय रूप में ये देखने पर ग्राफ किस प्रकार का दिखाई देगा? ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब कि आपने मान लीजिए दाब को y अक्ष पर रख दिया और आयतन को आपने रख दिया x अक्ष पर। ठीक है, तो इस संबंध में जो भी ग्राफ आपको दिखाई देगा वो इस प्रकार का ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आयतन और दाब के बीच में जो संबंध है उसका ग्राफ आपको इस तरह का दिखाई देगा। चलिए, अब हम इस ग्राफ में इस लाइन पर किन्हीं भी दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मान लेता हूं मैं दो बिंदु लेता हूं, एक यहां पे मैंने A बिंदु ले रखा है, चलिए, और दूसरा बिंदु हमने यहां पे B ले रखा है। ठीक है, चलिए, अब इन दोनों बिंदुओं पर जो भी मान होंगे वो समान होंगे, ये बात तो हम जानते हैं। मतलब कि इस लाइन पर आने वाले जितने भी मान होंगे वो सब के सब समान होंगे,
क्योंकि इस लाइन पर आया, चाहे इस लाइन पर आया, चाहे इस लाइन पर कोई मान आया, चाहे इस लाइन पर कोई मान आए, जितने भी मान इस लाइन पर होंगे वो सारे के सारे समान होंगे, क्योंकि ये लाइन जो है ये एक स्थिरांक के मान को अभिव्यक्त करती है। चलिए इसको अब हम गणितीय रूप से हम सत्यापित करते हैं। चलिए मान लीजिए मैं इस बी बिंदु पर अगर दाब को देखना चाहूं तो मान लेते हैं बी बिंदु पर कोई दाब P1 है, ठीक है, और इस बी बिंदु पर आने वाला आयतन जो है वो आयतन कुछ इस प्रकार है कि यहां मान लेते हैं ये आयतन हो गया V1 आयतन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम ए बिंदु पे। जब ए बिंदु की बात की जाए तो ए बिंदु पर आने वाला जो दाब है बच्चों उसे हम मान लेते हैं P2। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दाब पहले वाला दाब जो था वो अधिक था और P2 दाब कम हो चुका है। आप देख सकते हैं y अक्ष पर ये जो मान है ये कम हो चुका, मतलब कि P2 हमने कम कर दिया। तो P2 कम होगा तो आपको पता है कि अगर दाब का मान कम हो जाता है तो बॉयल के नियम के अनुसार आयतन बढ़ जाना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये P2 मतलब कि P2 जो है वो P1 से कम है, तो इसका मतलब इस P2 दाब पर जो आयतन का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, वो ज्यादा। तो देखिए V1 जो है वो यहां पे दे रखा है और आयतन ये जो V2 आएगा वो ज्यादा आ जाएगा, तो ये V2 आयतन, तो यहां पे V2 का मान V1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब P2 पे आने वाला आयतन V2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P2 V2 क्या होना चाहिए, PV के हिसाब से स्थिरांक होना चाहिए, तो इसका मतलब P2 V2 एक स्थिरांक होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बात की जाए P1 और V1 की, तो P1 V1 भी क्या होना चाहिए, एक स्थिरांक, तो P1 और V1 भी क्या होना चाहिए, एक स्थिरांक। तो यहां से हम संबंध क्या निकाल सकते हैं, ये भी स्थिरांक है और ये भी स्थिरांक है। मतलब कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये संबंध आपका कहां पे आ जाएगा, स्थिर ताप और गैस की निश्चित मात्रा पे जो भी गैस के अणु हैं वो इस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी बिंदु पर जिस भी प्रकार के मान होंगे वो समान रहते हैं आदर्श गैस की परिस्थितियों में। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी। चलिए ये तो पहले प्रकार का ग्राफ हो गया। इसका मतलब यहां पे आपको बी और ए दोनों में आपको संबंध पूछा जा सकता है, समान होगा या असमान। तो मुझे पता है कि बी वाले बिंदु पर P1 V1 का जो गुणनफल है वो P1 V1 का गुणनफल एक स्थिरांक है, और ए वाले बिंदु पर भी मुझे पता है कि ए वाले बिंदु पर क्या आ रहा है, देखिए P2 और V2 इसका गुणनफल P2 V2 का गुणनफल स्थिरांक है, मतलब कि ये भी स्थिरांक ये भी स्थिरांक, इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार का संबंध। चलिए तो अब बात करते हैं हम आगे की। ये तो पहले प्रकार का ग्राफ हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रकार के ग्राफ पे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार का ग्राफ, ठीक है। ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष, x अक्ष पर आयतन v, y अक्ष पर दाब पे लिख लिया हमने, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पे ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, तो चलिए ये बात तो हमने फिर से वही रिपीट कर दी जो कि अभी हमने पहले के ग्राफ में बताई थी, ठीक है। चलिए लेकिन मान लीजिए आपको प्रश्न में एक ग्राफ और यहां पे दे दिया जाए इस प्रकार का, और एक ग्राफ इसके आगे आपको और दे दिया गया, ठीक है ना। और यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाए T1, यहां आपको लिखा हुआ मिल जाए T2 और यहां आपको लिखा हुआ मिल जाए T3। अब आपको परीक्षा में बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है कि T1, T2 और T3 इन तीनों में क्या संबंध होगा, मतलब कि ये बढ़ते हुए क्रम में होंगे या ये घटते हुए क्रम में होंगे, किस प्रकार का संबंध होगा इनमें वो हमको बताना है। तो देखिए बहुत आसान सी गणना है इसमें,
कैसे करना है तो देखिए, आप किसी भी एक निश्चित दाब पर एक लाइन खींच लीजिए। आप दाब को निश्चित रख लीजिए और एक लाइन इस प्रकार से खींच लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब दाब हमने निश्चित रख दिया और हमने एक लाइन खींच करके बता दिया कि भैया तीनों के लिए हमने एक दाब, निश्चित दाब पर हम गणना कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों लाइन के लिए निश्चित दाब पर गणना कर रहे हैं। तो इस वाले के लिए यहाँ पे कट करेगा, इस वाले ग्राफ के लिए यहाँ पे कट करेगा और इस वाले ग्राफ के लिए यहाँ कट करेगा। अब इस बिंदु के समतुल्य जो आयतन आएगा वो यहाँ पे V1 आयतन होगा। इस बिंदु के समतुल्य आयतन जो होगा बच्चों वो यहाँ पे V2 आयतन होगा और इस बिंदु के समतुल्य जो आयतन होगा वो यहाँ पे V3 आयतन होगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं और हम देख भी रहे हैं, V3 का मान V2 से ज्यादा है और V2 का मान V1 से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब दाब P और V1 का जो गुणनफल होगा, दाब P और V2 का जो गुणनफल होगा, दाब P और V3 का गुणनफल जो होगा, उनका संबंध किस प्रकार से आएगा, क्योंकि हमें पता है कि V3 का मान ज्यादा है और तीनों ही परिस्थिति में दाब P तो तीनों का समान है, मतलब कि P इंटू V3 का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि V3 का मान ज्यादा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं PV3 का मान PV2 से ज्यादा और PV2 का मान PV1 से ज्यादा। इसका मतलब ये तो क्रम आ जाएगा PV3 सबसे ज्यादा, PV2 और सबसे कम हो जाएगा PV1। इसका मतलब यहां पे आने वाला जो स्थिरांक होगा, इसका जो भी स्थिरांक होगा, हम मान लेते हैं उस स्थिरांक को हम लिख लेते हैं K। तो स्थिरांक K3 सबसे ज्यादा होगा, स्थिरांक K2 उसके बाद आएगा और स्थिरांक K1 उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि PV का मतलब होता है एक स्थिरांक। तो ये 3 वाला स्थिरांक है, ये 2 वाला स्थिरांक है और ये 1 वाला स्थिरांक है। और जैसा कि हम जानते हैं PV बराबर आप क्या लिखते हैं, nRT। इस पूरे को आप स्थिरांक बोल रहे हैं बॉयल के नियम में, और इस स्थिरांक के अंदर आपको यहां पे ताप दिखाई दे रहा है। तो हम ये मानते हैं कि गैस की निश्चित मात्रा और इस स्थिरांक को, मतलब कि स्थिरांक तो स्थिर रहेगा, तो हमें ताप का बढ़ता हुआ क्रम हमको देखना है। तो सीधा सा फंडा है, सीधा सा हिसाब किताब है, K3 की मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्थिरांक ज्यादा होगा और इस पूरे के पूरे स्थिरांक में आने वाले ताप की मात्रा भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों भाग क्या है, स्थिर है। तो इसका मतलब K3 के अंदर आने वाला ताप कौन सा होगा, T3। तो यहां पे इसका मतलब हम लिख सकते हैं T3 का मान ज्यादा होगा। फिर K2 के अंदर आने वाला ताप कौन सा होगा, T2, तो फिर T2 आ जाएगा। और K1 के अंदर आने वाला ताप कौन सा होगा, T1। तो इसका मतलब T3 सबसे ज्यादा होगा, देन T2 हो जाएगा और देन उसके बाद T1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये तापमान का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि PV3 सबसे ज्यादा है, तो PV3 ज्यादा मतलब कि इसका जो स्थिरांक होगा वो भी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में PV2, तो उसके बाद में PV2 का स्थिरांक आएगा और सबसे कम स्थिरांक जो होगा वो PV1 का बनेगा, क्योंकि V1 की मात्रा सबसे कम है। तो इसका स्थिरांक कम, तो स्थिरांक जिसका कम है उसका तापमान जो होगा, उसके अंदर आने वाला तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस स्थिरांक के लिए तापमान इस ग्राफ पर कौन सा आ रहा है बच्चों, T1 आ रहा है, तो ये सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए PV1 सबसे कम है, उससे ज्यादा PV2 है, उससे ज्यादा PV3 है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमको देखना है अगला ग्राफ। 2 ग्राफ हम देख चुके हैं, तीसरे टाइप का ग्राफ क्या आ सकता है, हमको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, उस पे देखते हैं। चलिए तो देखिए, वही बात, यहां पे आपने y अक्ष पे दाब को लिख लिया और x अक्ष पे आपने आयतन को लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हमें बोला जाए कि चलिए अब PV तो हमने देख लिया, PV हमने देख लिया, अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। PV नहीं, PV हमने देख लिया, इसको हम चेंज करते हैं। हम इसको PV का ग्राफ नहीं, हम इसको यहां PV रखते हैं और यहां V रखते हैं। चलिए इस तरह का ग्राफ अगर आपको पूछा जाए तो देखिए यार, सीधी सी बात है, PV बराबर क्या लिखा हुआ है, स्थिरांक। अब यहां पे कोई भी पैरामीटर, कोई भी परिमाप, कोई भी आपको यहां पे अक्ष पर परिमाप दिया हो, आयतन दिया हुआ हो या दाब दिया हो, ठीक है, PV तो क्या रहेगा, हमेशा एक स्थिरांक रहेगा। मतलब PV जो है उसका मान परिवर्तित नहीं होगा आयतन में परिवर्तन के साथ,
चाहे दाब में परिवर्तन के साथ। दाब परिवर्तित हो तब भी ये स्थिर रहेगा पीवी, आयतन परिवर्तित हो तब भी स्थिर रहेगा। मतलब कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, सीधी रेखा। तो इस सीधी रेखा में ग्राफ पूछा जा सकता है। तो ये एक ग्राफ की संभावना है, ये पूछा जा सकता है। चलिए और क्या क्या आ सकता है, और आपको इसमें ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे तो आपको दिया जा सकता है P और यहाँ आपको दिया जा सकता है 1/v। चलिए अब इसका ग्राफ कैसे होगा, थोड़ा सोच के देखिए। चलिए आपको टाइम दे रहा हूं मैं, आप थोड़ा सोच के देखिए। चलिए तो यहाँ पे y अक्ष पे P आ गया। तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। तो देखिए P का 1/v मतलब कि P का अगर v के साथ में आप ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ आपको मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। अगर यहाँ P होता और यहाँ v होता तो ये ग्राफ इस प्रकार का होता, ठीक है। लेकिन अब ग्राफ जो वो P वर्सेस v नहीं बोला है, अब ग्राफ आपको P वर्सेस 1/v बोला है। तो आपको पता है कि P वर्सेस 1/v ये एक स्थिरांक के बराबर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये सीधी रेखा आ जाएगी। और ये जो ढाल है इसका, इसके ढाल को आप बोलते हैं स्थिरांक, और ये स्थिरांक किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, और थीटा यहां पे बनने वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या, मान लो आपको यहां पे एग्जाम में एक ग्राफ ऐसा दे दिया गया, तो यहां पे आपको T1 लिखा हुआ मिलेगा, यहां पे आपको T2 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब आपको बोला गया कि T1 और T2 में संबंध बताइए, किस प्रकार का संबंध होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, स्थिरांक का मतलब क्या, हमें पता है कि ये स्थिरांक जो है, इस स्थिरांक के अंदर n r t 3 लोग हैं, जिसमें से r तो स्थिरांक है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। n जो है वो एक निश्चित मात्रा है गैस की, इसका मतलब t स्थिरांक जो, मतलब स्थिरांक के अंदर जो t है वो अलग अलग स्थिरांक के लिए अलग अलग प्रकार का है। T1 और T2 समान नहीं है, क्योंकि दोनों में आप देखिए थीटा की वैल्यू बदल रही है। यहाँ पे θ1 है और यहाँ पे ये θ2 हो गया। तो ये θ1 है, θ1 से θ2 ज्यादा है, ठीक है। θ2 का मान θ1 से यहाँ पे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा है तो tan θ2 का मान भी tan θ1 से ज्यादा हो जाएगा। और जब tan θ2 का मान ज्यादा होगा तो tan θ2 से संबंधित जो स्थिरांक है, तो हम इसको स्थिरांक 1 लिखते हैं और यहां हम स्थिरांक 2 लिखते हैं। तो T1 से संबंधित स्थिरांक 1, T2 से संबंधित स्थिरांक 2। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू, थीटा का मान अगर ज्यादा है, θ2 ज्यादा है, तो उसका स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि tan θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब अगर स्थिरांक ज्यादा है तो स्थिरांक में आने वाला जो ताप है वो भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि T2 का मान T1 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे T2 T1 से ज्यादा हो जाएगा। ध्यान तो क्या रखना है, मूलभूत रूप से ये सीधे सीधे संबंधित है tan थीटा के मान से। जिस ग्राफ के लिए tan थीटा का मान ज्यादा आएगा उसी का ताप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बहुत ही सिंपल सी चीज, क्या, तो ग्राफ हमने पूरे कर लिए और उसके पहले का जो थ्योरी था वो वाला भाग भी हमने पूरा कर लिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले भाग पे, और अगला भाग क्या है आपका, दाब, आयतन और ताप की इकाइयां, ठीक है। तो यहां पे मैं दाब की इकाई की बात करूंगा, इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे आयतन की इकाइयां लिखी जाएंगी और यहां पे तापमान की इकाइयां लिखी जाएंगी, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। तो ये इकाइयों के बारे में बात चल रही, इकाइयां, ठीक है। चलिए तो यहां आप देखिए, दाब की इकाई की बात करें, पहले हम देखते हैं कि इकाइयां कौन कौन सी दाब की होती हैं, कौन कौन से आयतन की होती है, कौन कौन से तापमान की होती है। तो देखिए सबसे पहले दाब की इकाई की बात करें तो वायुमंडलीय दाब, जिसका चिन्ह होता है, जिसका संकेत होता है ATM, तो ये एक दाब की इकाई है, ठीक है। उसके अलावा दाब की इकाई क्या है,
बार, बार जो होता है वो भी दाब की इकाई है। उसके अलावा दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा दाब की इकाई क्या है? पास्कल। इन सब में अपन आपस में कुछ संबंध भी है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा दाब की इकाई क्या है? डायन, डायन नहीं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा दाब की इकाई क्या है? टोर। इसके अलावा दाब की इकाई क्या है? mm ऑफ hg। ठीक है, तो ये सारी दाब की इकाइयां हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें से जो SI इकाई है, SI यूनिट, वो SI यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या आप पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये CGS इकाई है, CGS इकाई। ठीक है, ये CGS इकाई है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब, ये 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये जो एक ATM है, एक वायुमंडलीय दाब है, ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं? आप पास्कल भी बोल सकते हैं। तो ये इतने पास्कल के बराबर हो जाएगा। कौन सा? एक एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। चलिए बात करें अब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो बहुत आसान। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, और एक मीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं इसको बाद में लिख लूँगा। इसका संबंध बता देता हूँ मैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ। तो देखिए, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, और एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका SI पद्धति में है, और ये आपका CGS पद्धति में। ठीक है, आयतन की बात हम बाद में करेंगे। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक टोर बराबर 1 mm ऑफ Hg। ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप से आप यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सारी बातें लिख लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑफ Hg, ये भी होता है। तो देखिए, एक एटमॉस्फेयर बराबर mm Hg में इतना हो जाएगा, एक एटमॉस्फेयर बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इतना हो जाएगा, और एक एटमॉस्फेयर बराबर पास्कल में भी इतना हो जाएगा। मुख्य रूप से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल जो है वो बराबर होते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल बराबर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो न्यूटन जो है वो डाइन में कितना होता है वो लिख लीजिए, और मीटर स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है वो लिख लीजिए। मतलब कि रटने की कहीं भी आपको जरूरत नहीं है। एक टोर बराबर कितना है? तो 1 mm ऑफ Hg। मतलब कि एक वायुमंडलीय दाब जो है, तो एक वायुमंडलीय दाब मतलब कि एक एटमॉस्फेयर को अगर आपने 760 mm ऑफ Hg लिखा है, तो एक एटमॉस्फेयर को आप 760 टोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि mm ऑफ Hg और टोर जो है वो बराबर है। ये दोनों बराबर है, तो mm ऑफ Hg की जगह आप टोर भी लिख सकते हैं। तो ये दाब की सभी इकाइयां हैं जिसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा इकाई कौन सी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS इकाई कौन सी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आयतन की बात करते हैं। चलिए आयतन की बात करें तो देखिए, आयतन की SI इकाई जो है वो तो होती है मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब। और इसकी CGS इकाई जो होती है CGS पद्धति में, वो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा आयतन को आप लीटर में भी मापते हैं, और लीटर में अगर 1 लीटर को आपको मीटर क्यूब में अभिव्यक्त करना है, तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है।
इसी प्रकार से आपको बोला जाए डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब भी आयतन की एक इकाई है और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट सारी ही है, लेकिन आपको बार बार ये देखने को जरूर मिलेगा। डेसीमीटर क्यूब की इकाई आपको आयतन के लिए जरूर देखने को मिलेगी, बहुत सामान्य है ये, ठीक है। तो सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब, एसआई में मीटर क्यूब, लीटर में आ गया, डेसीमीटर क्यूब में आ गया। इसी टाइप से एक होता है आपका एमएल में, तो 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों इक्वल चलता है, ठीक है। तो ml को आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से लीटर को आप 10⁻³ मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम तापमान पे, ठीक है। तापमान की बात की जाए, तापमान की जो एसआई पद्धति में यूनिट है वो केल्विन है। केल्विन को आप कैपिटल के से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसकी और भी कई बहुत सारी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो आपको केल्विन में तापमान का मान मिल जाएगा। और इसी प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण तापमान का परिवर्तक है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये सारी इकाइयाँ जो है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख ली हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमने आगे क्या देखना है, हमें देखना है कि दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो उपयोगी होता है। दाब को मापने के लिए जो उपकरण आता है उसे बोला जाता है बैरोमीटर। तो अब हमें देखना है बैरोमीटर क्या होता है, मतलब कि हमें मुख्य रूप से देखना होगा कि दाब का मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो दाब का मापन करने के लिए जो उपकरण उपयोग में आता है वो उपकरण कहलाता है बैरोमीटर, ठीक है। चलिए, अब बैरोमीटर किस प्रकार का दिखता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है उसकी बातें हम यहां करेंगे। तो पहले हम उपकरण की संरचना देखेंगे, फिर उसकी क्रियाविधि देखेंगे, फिर हम उस पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, बैरोमीटर का मतलब होता है एक सक्रिय सी कांच की इस तरह की एक नली होती है, पतली सी। तो ये सक्रिय कांच की नली होती है बैरोमीटर, सक्रिय कांच की नली। मतलब कि केवल ये नली ही बैरोमीटर नहीं कही जाती, बैरोमीटर का ये एक संरचना का एक भाग है। तो सक्रिय कांच की नली होती है। इस सक्रिय कांच की नली को एक ऐसा बाउल लिया जाता है, उस बाउल के अंदर आप मरकरी भर देते हैं, मरकरी। उस मरकरी के अंदर ये उल्टा डुबाया जाता है, जैसा ये आपको दिख रहा है उल्टा शेप में, उल्टा यू शेप में दिख रहा है, वैसे उल्टा यू शेप में आप ऐसे देखेंगे, ये इस तरह से ये डुबाया जाता है। इस मरकरी के तल पे ये ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो सक्रिय कांच की नली को ऐसा के ऐसा ले जा करके इस मरकरी के तल पे ले जा करके रख दिया गया। इस प्रकार से ये जो पूरा सेटअप तैयार हुआ है, पूरा उपकरण जो तैयार हुआ, इसी को बोला जाता है बैरोमीटर। तो ये तो हो गया संरचना वाला भाग। अब हमें देखना होगा कि ये कार्य किस प्रकार से करता है ना। तो देखिए, समझेंगे हम इसको बहुत अच्छे से और आराम से। देखिए, क्योंकि हमें देखना होगा कि बैरोमीटर किस प्रकार से काम करता है, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये दाब का मापन किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इस पूरे उपकरण को हम बाहर वातावरण में ले जा करके रखते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ वातावरण जो है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित हैं, हवा, जलवाष्प आदि उपस्थित हैं। तो वो बाहर की जो वातावरण की जो हवा होती है वो इस तल पर एक दाब उत्पन्न करती है। मान लेते हैं वो दाब जो है वो P0 है। क्या है?
पी नोट। अब सीधी सी बात है कि अगर इस तल पे दाब लगेगा तो ये वाला तल जब है ये इस तल पे दाब लगेगा तो यहां से तल जो है वो इस केश नली में, केश नली के आकार की है ये पतली सी, इस केश नली में ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेगा। तो दाब यहां से लग रहा है तो ये मरकरी का तल इस नली, सकड़ी नली में ऊपर की तरफ चढ़ना प्रारंभ करेगा। तो ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है इस तरह से। तो मान लेते हैं ये चढ़ते 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 यहां पे आकर के साम्य स्थापित कर चुका है। मतलब कि अब पहले चढ़ना प्रारंभ किया, चढ़ते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे वो जाकर के रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि यहां से लगने वाला जो बल था, क्योंकि पी नोट दाब लग रहा है तो इस पी नोट दाब की वजह से यहां पे लगने वाला जो बल था और यहां पे इस मरकरी का, मरकरी ऊपर चढ़ रहा है ना, इस मरकरी का नीचे की तरफ लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण वाला बल है m/g से जो बल लगता है, तो मरकरी का बल जो है वो तो नीचे की तरफ लगता है। तो मरकरी नीचे की तरफ बल लगाएगा और वो हो जाएगा मरकरी का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और नीचे से लगने वाला जो बल होगा वो पी नोट दाब की वजह से होगा, और वो पी नोट दाब की वजह से लगने वाला बल कितना हो जाएगा? पी नोट तो उस मरकरी का दाब इंटू ये जितने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में लग रहा है, मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो आ रहा है वो ए आ रहा है, तो पी नोट इंटू ए। तो पी नोट ए बल जो है वो नीचे से लग रहा है और ऊपर से जो लगने वाला बल है नीचे की तरफ, मरकरी का नीचे की तरफ बल जो लग रहा है वो mg लग रहा है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पे ये पूरा का पूरा जो भाग है मैंने वो अलग लगा दिया। तो मरकरी जो है वो नीचे की तरफ mg बल लगा रही है और नीचे से ऊपर चढ़ाने वाला जो बल लग रहा था वो कितना लग रहा है? पी नोट ए। ये पी नोट ए कहां से आया? क्योंकि पी नोट तो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला दाब है और इस केश नली का या इस सकड़ी नली का जो अनुप्रस्थ काट है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने ए मान लिया। तो इसका मतलब mg और पी नोट ए ये जब दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे उस बिंदु पर जाकर के ये मरकरी जो है वो रुक जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो मैं उस बिंदु जहां पर ये साम्य अवस्था में आ चुका है उसके लिए ये बोल सकता हूं पी नोट ए बराबर m/g, जहां पे ये मरकरी का तल साम्य अवस्था में आ चुका है। चलिए, तो इस परिस्थिति में वातावरण द्वारा जितना भी दाब लगाया जाता है जो हमें यहां पे बाहर दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर दाब। जो हमें वातावरण में उपलब्ध होता हुआ 1 एटमॉस्फेयर दाब दिखाई दे रहा है वो मुख्य रूप से 1 एटमॉस्फेयर दाब जो है वो यही है जो कि इस मरकरी को ऊपर चढ़ने का काम कर रहा है। अब इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर दाब हमने मान लिया, ये हमने मतलब कि वैज्ञानिकों ने ये अपनी तरफ से मान लिया है कि इस परिस्थिति में जहां पे ये संतुलित कर रहा है मरकरी के तल को, तो इस मरकरी के तल को जिस तल पे ले जाकर के संतुलित कर रहा है उस जगह पे जो वायुमंडल का दाब लग रहा है वो उन्होंने अपनी तरफ से 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब मान लिया है। तो 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब को मान लिया गया है। अब जब एक वायुमंडलीय दाब जो लग रहा है जिसकी वजह से ये मरकरी ऊपर चढ़ रहा है तो कितना तल ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इससे हम देखते हैं जब, तो ये 760 मिलीमीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर चढ़ता है। तो एक वायुमंडलीय दाब जो हम कंसिडर कर रहे हैं, हम जो मान रहे हैं वातावरण का, मतलब कि वैज्ञानिक जो मान रहे हैं उसकी वजह से मरकरी का तल जो ऊपर की तरफ चढ़ता है वो कितनी ऊंचाई पे चढ़ता है? तो 760 चढ़ता है। और ये किसका तल है? मरकरी का तल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 760 ऑफ Hg। मरकरी की इतनी ऊंचाई जा चुकी है, किस वजह से? 1 एटमॉस्फेयर दाब की वजह से। ठीक है, तो यहां से ये 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, इस 1 एटमॉस्फेयर को 760 ऑफ Hg कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष निकल करके आता है ये। ठीक है, चलिए अब आगे की बात देखते हैं। ये पी नोट ए बराबर m/g लिखा है, चलिए इसकी हम आगे गणना करके आगे हम इसको और हल करके देखते हैं। तो देखिए इसका मतलब साम्य अवस्था में पी नोट ए बराबर क्या हो जाएगा? m/g। चलिए, मास द्रव्यमान जो है मरकरी का द्रव्यमान, तो मरकरी के द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं? मरकरी का आयतन इंटू मरकरी का घनत्व इंटू जी। चलिए, मरकरी का जो आयतन है, मरकरी के आयतन को हम क्या लिख सकते हैं?
मरकरी का आयतन क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू ये जो लंबाई है मतलब कि ऊंचाई है, तो h इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a, तो आयतन कितना हो जाएगा h इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, क्योंकि आयतन बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये इस मरकरी का आयतन आ जाएगा। घनत्व कितना है, तो रो इंटू जी, यहाँ पे हो जाएगा ये इस पूरे की जगह में ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नोट ए के बराबर। ये रो है और ये पी नोट है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहां से ये आ जाएगा पी नोट बराबर रो जी और एच। तो ये एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजों को हम एक एक करके लिखेंगे कि कौन किसको अभिव्यक्त करता है, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ पे हम लिखना पसंद करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगर पी नोट देखा जाए तो ये वायुमंडलीय दाब है। क्या है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। चलिए, बात की जाए ए की, तो ए क्या है, तो इस संकड़ी नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, संकड़ी नली का अनुप्रस्थ काट लिखो या पूरा क्षेत्रफल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एम क्या है, तो एम मतलब कि मरकरी का द्रव्यमान, पारे का द्रव्यमान, मरकरी का द्रव्यमान, ठीक है। जी मतलब कि आपको पता ही है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। वी मतलब कि आप जानते ही हैं मरकरी का आयतन, बता चुका हूं मैं, मरकरी पारे का आयतन, मरकरी का आयतन, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगर रो बोला जाए तो रो क्या है, V हो गया, V के बाद यहां पे रो क्या है, तो रो मरकरी का घनत्व। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में H क्या है, H वो हाइट है जहां पे मरकरी केश नली में चढ़ रहा है, ठीक है। तो मरकरी की नली में ऊंचाई, ठीक है। तो ये सारी बातों को हमने बता दिया, पी नोट बता दिया, ए बता दिया, एम बता दिया, जी बता दिया, वी रो बता दिया, एच के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजें ही आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी गणना, ठीक है। ये कितना निकल करके आता है मरकरी के लिए, क्योंकि इसमें सारी बातें मरकरी की चल रही, तो इसके आगे हम गणना करके देखते हैं, क्योंकि मरकरी का कुछ ना कुछ घनत्व होगा, गुरुत्वीय त्वरण हमें पता है, जितनी ऊंचाई इसने ग्रहण की वो भी हमको पता है, ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए, पी नोट बराबर रो जी एच। तो देखिए, मरकरी का जो घनत्व होता है वो बच्चों आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, और नहीं दिया हुआ होगा तो मैं आपको ही बता देता हूं। यहाँ पे 13.6 इंटू 10 की घात 3, ये हो जाएगा ग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, पर मीटर क्यूब। ये इसका घनत्व आ गया मरकरी का। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण की बात, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं थोड़ा साइड से। चलिए, तो 13.6 इंटू 10 की घात 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो हमें पता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, गुणित ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यहाँ पे मरकरी की कितनी आ रही है, तो देखो ये तो आ जाएगा घनत्व मरकरी का, ये गुरुत्वीय त्वरण जो कि हम जानते हैं। यहाँ पे मरकरी की ऊंचाई कितनी दिख रही है आपको, 760 mm, सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.76 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में बदलोगे, क्योंकि ये इकाई मीटर में है, ये मीटर में, तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.76 मीटर हो जाएगा। जब इस पूरे को आप हल करेंगे तो बच्चों ये जो गणना है वो आपको मान देगी 1.013 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मान है, ये मान आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल रहा है आपको, ठीक है।
और ये मान किसके बराबर आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके कि यहां पे जो पी नोट लग रहा है वो पी नोट किसके बराबर है? वो पी नोट 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। इसका मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.013 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस 1 एटमॉस्फेयर की वजह से कितना हाइट ऊपर चढ़ा है? 760। किसका? मरकरी का। 760 mm मरकरी का। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm ऑफ Hg। चलिए, तो इसका मतलब 2 इकाइयां जो हैं वो हमने यहां पे कैलकुलेट करके देख ली। तो इस प्रकार से बच्चों दाब की गणना होती है बैरोमीटर द्वारा, और विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? ये 1 एटमॉस्फेयर mmHg के साथ किस प्रकार संबंधित है, और पी नोट का मान जो है वो इतना जब आएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि 1 एटमॉस्फेयर इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की दाब के बराबर है। तो ये सारी गणना से आती चीजें, ये आपको ध्यान रखनी। अगली कक्षा में हम इन सभी के बारे में क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं बोर्ड लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।